ओके स्टूडेंट्स, तो हमने कल यहाँ तक छोड़ा था थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर पे। सो लेट अस नाउ स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली। तो हम कर रहे थे हमारे टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स कह लो, ठीक है ना, मतलब कितनी अलग अलग तरह का थर्मोमीटर बनता है। तो दीज आर ऑलमोस्ट ओवर। इसमें बस एक या दो चीज़ें और हैं जो डिस्कशन करनी है। तो अब एक थर्मोमीटर और होगा, आपने एक बड़ी बार देखा भी होगा कहीं पे। अब आजकल कोरोना वायरस चल रहा है टाइम, है ना, तो आपने देखा होगा जहाँ पर भी आप चले जाओ वहाँ पे एक थर्मोमीटर होता है। हाथ ऐसे आगे करते हो, थर्मोमीटर स्कैन करता है और स्कैनिंग करते ही उसको पता चल जाता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, और फिर वो वहाँ पर लिखा जाता है कितने डिग्री टेम्परेचर, है ना। तो ये किस तरह का थर्मोमीटर है? ये एक रेडिएशन बेस्ड थर्मोमीटर है। तो व्हाट इज़ दैट? तो चलो जी, तो अब हम बेटा, ये थर्मोमीटर एक्चुअली में हाई टेम्परेचर्स के लिए यूज़ होता था। जैसे मान लो कोई थर्मस फ्लास्क है या कोई बहुत बड़ा बॉयलर है जिसमें 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसमें आप कुछ भी चीज़ नहीं, आप उसके पास भी नहीं जा सकते। तो व्हाट पीपल यूज टू डू कि इस तरह का थर्मोमीटर था, वो ऐसे उस पर ऊपर गन चलाते थे तो वहाँ पर उसके टेम्परेचर की रीडिंग आती थी। लेकिन धीरे धीरे फिर इन्होंने क्या किया, ये वाला थर्मोमीटर बनाने लगे। तो इट्स नॉट कि कोरोना के कारण ये बनाया गया है, ये पहले से था और मेडिकल साइंस में भी यूज़ होता था। जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, इन्फेंट्स, बेबी, अभी बच्चा पैदा हुआ है और लेटर से उसको फीवर हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो उसको उसको थर्मोमीटर थोड़ा ना दोगे आप। वो बच्चे को क्या पता थर्मोमीटर क्या होता है, तो फिर कैसे उसका टेम्परेचर चेक किया जाएगा? तो दीज आर द टेम्परेचर थर्मोमीटर्स दैट वी यूज, एंड दिस इज कॉल्ड पायरोमीटर। एक्चुअली में इसको पायरोमीटर बोलते हैं, पायरोमीटर्स। तो ये एक्चुअली में यूज होते थे उस चीज़ के लिए कि जो जिस चीज़ का टेम्परेचर मेजर करना है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो दैट इज पायरोमीटर। एंड यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि दीज आर बेस्ड ऑन, आगे हम पढ़ेंगे ये वाले लॉज को हीट मास ट्रांसफर में, स्टीफन्स लॉ। तो स्टीफन्स लॉ पर बेस्ड होते हैं और इसमें दिया जाता है द रेडिएशन आर इज इक्वल टू ई इंटू ए इंटू टी, टेम्परेचर इन केल्विन, उसकी पावर 4। तो ये है आपके पास स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ होता है कि जो भी आपकी रेडिएशन हो रही है, जो हीट मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर होता है रेडिएशन के थ्रू। जैसे आपका हीटर है तो ऐसे नहीं होता हम ऐसे हाथ रखते हैं और उसमें हीट आती है, या लोहड़ी के दिन हम ऐसे करके बैठ जाते हैं कि यार हमें हीट मिल जाएगी, है ना। तो वो जो रेडिएशन आपके हाथों पर आ रही है, वो जो रेडिएशन है वो टेम्परेचर की पावर 4 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो उसमें से ये वाला हमारा फॉर्मूला बनता है। तो आपके पास वो एक थर्मोमीटर बन गया जो कि टच करने की ज़रूरत ही नहीं है, रेडिएशन से ही हो जाएगा। देखो बेटा, हमें लगता है कि आजकल ठंड बहुत है ना, तो हमें लगता है कि लेट अस से ये वाला सेलफोन है, तो हम कहेंगे कि ये सेलफोन तो बहुत ठंडा है, इट्स वेरी कोल्ड। लेकिन ये कोल्ड नहीं है। अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर से बात करो, एब्सोल्यूट जीरो की मदद से इसको सोचने की कोशिश करो, तो इट इज स्टिल एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। 0 केल्विन मतलब 0 केल्विन, और ये कितने केल्विन है? अगर मैं इसको 0 डिग्री पर भी मान लूँ तो 273 केल्विन है इसका टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट स्केल यहाँ पर यूज होता है केल्विन वाला। तो आप तो हर चीज़ जो है वो हीट इमिट करती है, हर चीज़ रेडिएशन इमिट करता है। अगर आपके घर में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं तो आप देख सकते हो कि सीसीटीवी कैमरास के उसके अंदर ना इंफ्रारेड रेडिएशन वाला कैमरा भी होता है। तो एवरीथिंग इज विजिबल विद दैट। अगर आप देखोगे रात में क्या दिख रहा है, तो हर चीज़ दिख रही है, उसमें मोबाइल फ़ोन भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, चाहे वो जितनी मर्जी ठंडी हो जाए, इवन देन दैट थिंग विल बी विजिबल इंफ्रारेड को। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज रेडिएटिंग सम और द अदर काइंड ऑफ एनर्जी। आप जितने मर्जी टेम्परेचर पर हो, इंफ्रारेड रे तो इमिट होगा ही, और उसी को आपका कैमरा कैप्चर करेगा। सो दिस इज पायरोमीटर। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है करने वाला, ठीक है, बस इतना बहुत है। सो दिस विल बी द इनफ अबाउट दी थर्मोमीटर्स। ओके, चलो, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट शीट पे। तो ये मेरे पास सिर्फ इतना सा ही रह गया था कल वाली क्लास में। तो पायरोमीटर दैट वी हैव कंप्लीटेड नाउ। ओ वेट अ मिनट,
ओके 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 चलो ओके। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक इन द सेम चैप्टर। तो ये है आपके पास थर्मल एक्सपांशंस। दिस इज द कंपेरेटिवली मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, और जो ज़्यादा सेंस बनाता है ये उस टाइप का टॉपिक है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो आपके पास यहाँ पर हो गई कि इसमें हमें ये लिखना है थर्मल एक्सपांशन। तो यहाँ पर आ जाएगा इट इज नोटेड दैट bodies expand on getting heated। ठीक है ना, तो ये हमने भाई नोट किया है कि द बॉडीज विल एक्सपैंड ऑन गेटिंग हीटेड, जो ये थर्मल एक्सपांशन होगा। ठीक है, और इसके लिए हम किस चीज़ को, अब देखो यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता हूँ वाई। ठीक है ना, ऑन हीटिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स और atoms increase, thereby increasing the size of the bodies। ठीक है, तो जो आपके पास बॉडीज पड़ी हैं उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। तो उन्होंने एक डिस्टेंस ट्रेवल करना शुरू कर दिया, पहले तो सिर्फ यहीं पे थे, इट वाज ओके, लेकिन जब ये ऐसे ऐसे मूव करने लगे तो ऑब्वियसली एक्सपांशन हो गया ना, तो उसने ज़्यादा जगह को घेर लिया, तो देयर वाज द एक्सपेंशन जो कि इन बॉडीज में हुआ। ठीक है, तो हम तो सिर्फ सॉलिड मटेरियल्स ही काउंट कर रहे हैं। अगर मैं गैसेज और उसकी बात करूं तो विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर उनका प्रेशर इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। केमिस्ट्री में आपने पी वी इज इक्वल टू एन आर टी पढ़ा है। अब आप सोच के देखो कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ तो प्रेशर इंक्रीज होगा या फिर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, है ना। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, वो वाले लॉज हम पहले ही पढ़ चुके हैं जब हमने थर्मोमीटर्स क्रिएट किए थे, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पर जब मैं थर्मल एक्सपेंशन की बात करूंगा तो आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दी सॉलिड थिंग्स। तो सॉलिड है मेरे पास यहाँ पे पड़ा, और उसको गर्म करेंगे तो उसका एक्सपांशन होगा, तो उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगा उस सॉलिड बॉडी का। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। चलो जी, तो नेक्स्ट जो आपके पास पॉइंट है जिसकी डेफिनेशन हमें पढ़नी है, दैट इज coefficient of linear expansion। now what is this, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। वाई, बिकॉज दिस सेम फॉर्मूला, सेम एक्सप्रेशन, सेम थ्योरी इज पॉपुलेटेड मैनी वेयर्स। ठीक है, बहुत जगह पर ये यूज होता है, और भाई इस चीज़ के लिए भी डाल दो, इसके लिए भी डाल दो, जिसका नहीं पता उसमें यही वाला फॉर्मूला चलता है। तो इस चीज़ को आपने देखना है। तो कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन हमारे पास डिफाइंड होता है अल्फा। तो इट इज डिफाइंड एज, वेट ए मिनट, हाँ, अल्फा डिफाइंड एज fractional increase in length per unit degree rise of टेम्परेचर।
तो जैसी डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो अल्फा क्या है, डेल्टा एल बाय एल पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा डेल्टा टी से कि टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, डेल्टा टी। तो ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा। तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एल दैट इज चेंज इन लेंथ विल बी इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। देखो यहाँ पर मैंने टी स्मॉल में लिखा है, तो इसका मतलब है कि इसके यूनिट डिग्री सी में होने चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, ठीक है ना, डेल्टा टी की बात करूं, जहाँ पे डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी स्मॉल में हो या फिर डेल्टा टी केल्विन स्केल में हो, बोथ आर सेम थिंग्स, उनमें कोई फर्क नहीं होता। अगर मैं किसी टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा रहा हूं तो केल्विन स्केल पे कितना इंक्रीज हुआ, 1 डिग्री, 1 ही उसका यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। मतलब 273 से आप 1 डिग्री बढ़ गए तो 274 हो गया, और आपका जो डिग्री सेल्सियस में 0 से 1 डिग्री हो गया। तो जो गैप है दैट गैप इज सेम। अब जैसे फॉरनाइट की बात करूं, या फिर चलो 0 डिग्री से हम स्टार्ट होते हैं सेल्सियस में, एंड वी गो टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज 100 डिग्री। इतने स्पैन को कितने छोटे छोटे हिस्सों में हमने काटा, 100 छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया। लेकिन अगर मैं फ़ारेनहाइट की बात करूं तो स्टार्टिंग 32 से हुई और एंडिंग 212 पे हुई। तो हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर नाउ, आर दे इक्वल टू 100? द आंसर इज नो, वो 100 नहीं है। 32 से वो 232 100 100 माइनस नहीं 200 180 डिग्रीज में वो डिवाइडेड है। तो फ़ारेनहाइट का स्केल 180 डिग्रीज में कटिंग किया हुआ है, लेकिन डिग्री सेल्सियस का स्केल सिर्फ 100 पार्ट्स में कट किया है। तो मैं कह सकता हूं कि डेल्टा टी इन फ़ारेनहाइट इज नॉट इक्वल टू डेल्टा टी इन सेल्सियस, है ना। देखो डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस इज नॉट इक्वल टू डेल्टा टी इन डिग्री फ़ारेनहाइट, बट डेल्टा टी इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डेल्टा टी इन केल्विन। क्योंकि अगर मैं केल्विन स्केल पर देखूं कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, आपको अगर 273 और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 373, तो इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 200 पार्ट्स। तो मतलब जो पार्ट है ना 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन, दे आर इक्वल टू ईच अदर, बट फ़ारेनहाइट में वो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो आपके लिए ये फर्क नहीं पड़ता कि जब भी आपके पास डेल्टा टी हो तो आप यूनिट कौन सा यूज करो। तो डिग्री सी करोगे तो भी करेक्ट है, केल्विन करोगे तो भी करेक्ट है। दूसरी चीज यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन वर्थ गिविंग इज दैट द यूनिट ऑफ डेल्टा टी, ये जो है ये इसको सी डिग्री लिखा जाता है बेटा। अगर मैं लिखूँ ना 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब है कि मैं एक टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर एट दैट पॉइंट। लेकिन अगर मैं डेल्टा टी की बात करूं तो हम इसको लिखते हैं सी डिग्री। दिस इज डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, एंड दिस इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब लाइक टेम्परेचर एट दैट पॉइंट। तो जब मैं किसी चीज का टेम्परेचर स्पेसिफाई करता हूं तो 25 डिग्री सी लिखूंगा, और जब डेल्टा टी लिखूंगा तो सी डिग्री लिखूंगा। ओके, तो इससे आपको यूनिट्स में पता चल जाता है कि भाई यहां पर डेल्टा टी है कि टी है। उसमें यूनिट से ही आपको पता चल गया, यूनिट देखा आपको पता चल गया कि यार यहाँ पर तो डेल्टा टी आना चाहिए। इट्स लाइक दैट। तो बड़ी बुक्स में ये चीज़ फॉलो होती है और बड़ी में नहीं होती। तो कुछ टीचर्स फॉलो करते हैं, कुछ टीचर्स नहीं फॉलो करते, तो चलता है। चल, तो हम सी डिग्री लिख दिया करेंगे। तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया भाई डेल्टा एल का। तो व्हाट इज द चेंज इन लेंथ, दिस। तो कोई भी मेरे पास एक रॉड पड़ी है, उसको अगर मैंने हीट अप किया तो उसकी जो डेल्टा एल इंक्रीमेंट होगा दैट विल बी दिस। और यहां से हम फाइंड कर सकते हैं द न्यू लेंथ। सो एल विल बी इक्वल टू, जो मेरे पास एल डैश है दैट विल बी इक्वल टू एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी। तो एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है बेटा। और डेल्टा टी पर आप ध्यान देना, यहाँ पर मैं स्मॉल टी लिख रहा हूँ। ये ना साइंस में मतलब एक नोटेशन ही है। अगर स्मॉल टी लिखा हो तो डिग्री सेल्सियस होता है, अगर कैपिटल लिखा हो कैपिटल टी टेम्परेचर को तो वो केल्विन स्केल होता है। ठीक है। तो डेल्टा में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप डेल्टा टी लिखो, स्मॉल में लिखो, चाहे कैपिटल में लिखो। चलो जी, तो ये चीज़ हो गई ना। द सेकेंड थिंग इज एरिया एक्सपांशन, सुपरफिशियल एक्सपांशन
बी। सुपरफिशियल एक्सपेंशन लिखो या फिर इसको एरिया कह दो, एरियल एक्सपेंशन, कि उसके एरिया में क्या चेंजेस हुई। तो एरिया में क्या चेंजेस होंगी बेटा, सीधी सी बात है कि लेंथ जो है उसकी डबल हो जाएगी और जो ब्रेड्थ है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो नहीं, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट अनदर फार्मूला। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर हमारे पास डिफाइंड होता है, जैसे वहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन था, यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन आपको डिफाइन करना पड़ेगा। कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, तो ये है आपके पास बीटा। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया पर यूनिट राइज इन, ठीक है, कोई एक आपके पास प्लेट पड़ी है, आपने उस प्लेट का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसके एरिया में कितनी चेंजेस हुई, दैट विल बी कॉल्ड बीटा। तो बीटा को हम डिफाइन करेंगे तो इट विल बी लाइक डेल्टा ए बाय ए, ठीक है, इनटू 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है, टेम्परेचर पर डिवाइड हो गया। तो यहाँ से अगर आप देखोगे डेल्टा ए कैसा आ गया, बिल्कुल पुराने की तरह ही आएगा, बस उसकी जगह अल्फा की जगह यहाँ पर बीटा चला गया है, बीटा। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके में भी कर सकते थे कि लेंथ का निकालते, फिर ब्रेड्थ का निकालते, फिर एरिया फाइंड करते, तब भी तो हमारे पास कुछ बनता। चलो लेट अस सी कि क्या बनता है, ठीक है ना। तो इसको अब हम लिख देते हैं रिलेशन अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया डेल्टा ए। अब इनका रिलेशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बोलते हैं कि लेट देयर बी अ स्क्वायर प्लेट, नो, रेक्टेंगुलर प्लेट सच दैट द एरिया इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय बी। तो एल इंटू बी हो गया। तो अब आपके पास जो एल नया आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और जो आपकी जो ब्रेड्थ आ जाएगी दैट विल बी, होगा तो अल्फा ही यूज ना यहाँ पे, क्योंकि मटेरियल सेम रहेगा, है ना। एल्यूमिनियम की प्लेट है तो चाहे लेंथ हो चाहे ब्रेड्थ हो आपको अल्फा सेम मिलने वाला है, बिकॉज दैट इज एल्यूमिनियम इन बोथ ऑफ द केसेस। तो अब आपके पास जो न्यू एरिया है वो क्या हो गया, अब इसको हम फाइंड कर लेते हैं, एल इंटू बी इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। चलो तो इसकी स्क्वायर हो गई, तो ये एल इंटू बी आ गया आपका पुराने वाला एरिया, और इसकी स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर कर दो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू डेल्टा टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा डेल्टा टी, ट्वाइस ऑफ अल्फा डेल्टा टी। तो अब अल्फा जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, जो हमारे मटेरियल होते हैं उसमें 10⁻⁻⁵ इस तरह से होता है। आप सोच के देखो, आपके पास एक रॉड है, उसको अगर आप 1 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज होगा कितनी बड़ी लेंथ हो जाती है। हमारी कुर्सी लोहे की बनी होती है और हमारे यहाँ पर 45 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर होता है गर्मियों में, और सर्दियों में होता है 7 डिग्रीज। तो अगर आप 40-50 डिग्री की बात करो तो आपकी कुर्सी की लेंथ में तो कोई मेजर चेंजेस है नहीं, तो अल्फा इज़ वेरी वेरी लेस। तो अल्फा स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड, तो मैं यहाँ पर अल्फा स्क्वायर को निगलेक्ट कर देता हूँ बिकॉज अल्फा इज़ वेरी लेस। तो आपके पास यहाँ पर क्या बन गया, a इंटू 1 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा डेल्टा टी, सो दिस इज द न्यू एरिया। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ कि व्हाट इज द न्यू एरिया,
एक तो ना सर्दी के कारण वूलन इतना कपड़ा पहना होता है, हैंड राइटिंग नहीं अच्छी आती। न्यू एरिया इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आएगा ए को मैं कॉमन ले लूँगा, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, और यहाँ पर क्या आ गया 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। तो बीटा और अल्फा का क्या रिलेशन हो गया, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, ठीक है ना, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो ये आपका रिलेशन हो गया, इसको याद रखना है, बहुत इजी रिलेशन है, नथिंग, है ना। चलो जी, ये चीज समझ में आ गई बेटा, कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलो भाई, अब इसके बाद चलते हैं हम एक तीसरे पर, एंड वी वुड बी वेरी क्विक हेयर। तो अब आ जाता है हमारे पास वॉल्यूम एक्सपांशन। तो अब तो मैं सिमिलरली लिख दूं तो भी काम हो जाएगा। है ना। चलो, तो यहाँ पर मैं लिख दिया सिमिलरली, जो नया वॉल्यूम है दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम प्लस गामा डेल्टा टी, ठीक है, वेयर गामा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, ठीक है, गामा। तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ठीक है ना। तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। ये हो गया आपके पास वॉल्यूम एक्सपांशन के बारे में। तो वी डैश इज इक्वल टू दिस, दैट्स इट। तो इसमें कुछ भी करने वाला नहीं रहा अब। चलो जी, अब इसके बाद चलते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, जिसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं है, 2-4 पॉइंट ही हैं। तो एनीवेज लेट अस सी। तो नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये चैप्टर आपका सबसे छोटा चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है, वेटेज कुछ ज़्यादा नहीं है इस चैप्टर की, ठीक है, इसलिए कोई खुश होने वाली बात भी नहीं है। क्योंकि वेटेज तो इसकी है नहीं कोई, तो अदरवाइज इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक और है नहीं कुछ। चलो, तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं जी बायमेटेलिक स्ट्रिप। ना बायमेटेलिक स्ट्रिप क्या है ना, ऑटो कट करने के काम आती है। इसका क्या काम है, जैसे आपने आपके घर में वो लगा हुआ है गीज़र, है ना, और गीज़र लगा हुआ है, या एसी में तो चलो फिर भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आने लग गए आजकल। तो जहाँ पर टेम्परेचर से कट ऑफ होता है, जैसे कि आपका गीज़र ही ले लेते हैं, उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक चिप या कुछ नहीं होता, उसमें कंप्लीट मैकेनिकल सिस्टम होता है। जो पहले सिस्टम होता था, आजकल जो नए आ रहे हैं थर्मो, वो उनकी बात अलग है। तो उनमें क्या होता है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगी होती है। तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप का एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी टेम्परेचर के साथ शेप चेंज हो जाती है, और ये खुद ही उसके प्लग को बंद कर देता है, इसकी शेप ऐसे चेंज होती है। चलो देखते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, लेट्स से मैं यहाँ पे एक ये ले लेता हूँ, और इसके साथ में एक और मेटल का ही मैंने ऐसी आप रॉड कह दो, प्लेट कह दो, स्ट्रिप, बायोमेटेलिक स्ट्रिप, ये स्ट्रिप है, तो दोनों अलग अलग मेटल की स्ट्रिप्स हैं। कौन कौन सा मेटल है, ये वाला कॉपर है और ये वाला आयरन है, ठीक है। अब दोनों का अल्फा अलग अलग है, तो इसका आप मान लो अल्फा 1 मान लो कॉपर का, अल्फा 2 मान लो आयरन का। तो किसी का अल्फा ज़्यादा होगा, किसी का अल्फा कम होगा, ऑब्वियसली ऊपर नीचे तो होगा ही, इक्वल तो हो नहीं सकता। तो अब इसमें अगर, और ये ना वेल्डेड है, ये दो मेटेलिक स्ट्रिप्स हैं, दे आर वेल्डेड टुगेदर। डिफरेंट मेटेलिक स्ट्रिप्स वेल्डेड टुगेदर। तो अगर ये वेल्डेड टुगेदर है,
ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ये ऐसे, अब इसमें होगा क्या, देखो अल्फा 1 है तो कॉपर की अपनी लेंथ बढ़ेगी और आयरन की अपनी बढ़ेगी। तो मान लिया जाएगा कॉपर का जो अल्फा है वो बड़ा है, अल्फा 1 इज मोर देन अल्फा 2। अगर कॉपर का थर्मल एक्सपांशन कॉफिशिएंट ज़्यादा है तो कॉपर की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आयरन की लेंथ उतनी बड़ी नहीं हो पाएगी। प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों को हमने वेल्ड कर दिया, तो आपस में कोई रिलेटिव मोशन वाली तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो व्हाट विल हैपन, हम इसको कैसे करेंगे। तो अल्फा, उसको कॉपर को भी आपको इंक्रीज तो करना ही पड़ेगा ना लेंथ, टेम्परेचर डेल्टा टी दोनों का सेम है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि डेल्टा एल फॉर कॉपर विल बी एल अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी, और अगर मैं चेंज इन लेंथ आयरन की पूछूं तो दैट विल बी एल अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। तो अब डेल्टा टी से आपने टेम्परेचर चेंज किया दोनों का, और दोनों की लेंथ एल थी लेकिन दोनों में चेंज इन लेंथ अलग अलग आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कर्व में चले जाएंगे। तो इनकी बेसिकली जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह की बननी चाहिए ऐसे, ठीक है। और अरे यार, चलो ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना। तो अब जो इसके अंदर वाला बनेगा, आयरन का कम है तो आयरन को बेंड होना पड़ेगा अंदर की तरफ, लाइक दिस, ठीक है। लॉन्च, ठीक है। लाइक दिस, ठीक है। तो ये ऐसे करके बेंडिंग हो गई, होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये आपका हो गया आयरन, और जो ग्रीन कलर में है ये आपका हो गया जी कॉपर। तो इस तरह से बेंडिंग हो गई। तो जब ये रॉड ऐसे बेंड होगा तो अगर मैं इसके ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स को बांध बांध दूं तो ये जब बेंड होगा ना तो ऊपर वाला पॉइंट ऐसे नीचे जाएगा। तो जब ये नीचे जाएगा तो इसकी लेंथ कम होगी, मतलब जैसे ये ऐसे है, अगर मैं इसको टेढ़ा कर दूंगा, ये टेढ़ा हो जाए तो नीचे छोटा नहीं हो जाएगा ऐसे, है ना, ऐसे गुलाई में आ जाएगा। तो ये छोटा हो गया, तो जितना टेम्परेचर इसका इंक्रीज होता जा रहा है वो उतना छोटा होता जा रहा है। तो ऊपर इसके वायर लगी हुई है तो वो ऐसे करके, ऐसे जब सीधा हो गया तो कनेक्ट कर देगा कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज करो, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा तो ये ऐसे हो जाएगा छोटा और यहाँ से डिस्कनेक्शन हो जाएगा। इज दैट फाइन। तो ये है बायोमेटेलिक स्ट्रिप, और पहले ज़माने में यूज़ होता थी ये कट ऑफ के लिए भी, टेम्परेचर भी आपका गीज़र जैसे ऑटो कट होता है ऐसे, ठीक है। तो इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और है कि लेटर से आपका एक पेंडुलम है, ठीक है ना। तो बस इसको तो आपने याद ही कर लेना है क्योंकि पेंडुलम के फॉर्मूले हमने नहीं लिए हुए। तो यहाँ पर आपने लिखना है कि पेंडुलम जो है will increase its time period if the temperature increase, ठीक है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं लेना, यो बेसिकली ये एल बाई जी करके होता है इसका रिलेशन, स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी। तो एल उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इतना ही आपने याद करना है, डेल्टा एल के इंक्रीज होने पर जो होगा। अच्छा, थर्मल स्ट्रेस के बारे में तो हम कर ही चुके हैं, है ना। तो थर्मल स्ट्रेस हमने किया था, ये हो गया थर्मल स्ट्रेन अल्फा डेल्टा टी। तो हमने कहा था कि यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो थर्मल स्ट्रेस के बारे में हमें पता करना है, तो ये हो गया अल्फा डेल्टा टी। तो थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू अल्फा डेल्टा टी।
तो ये हो गया आपका थर्मल स्ट्रेस। इज दैट फाइन? ये तो आपने किया ही हुआ है ना, तो मैं आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स हियर, ठीक है। चलो जी, उसके बाद एक थर्मल एक्सपांशन का एक और पॉइंट है, बहुत गलती करते हैं बच्चे इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट को आपने ध्यान में देखना है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक शीट है लाइक दिस, ठीक है। अब ये जो आपकी शीट है, ठीक है, अब इसको हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया। इसके टेम्परेचर इंक्रीज होने पर इसका एक्सपांशन जो होगा वो कैसे होगा, हमें ये देखना है कि मतलब जो ये हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमें ये तो पता चल गया कि इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, इसकी ब्रेड्थ इंक्रीज हो जाएगी, तो इट विल इंक्रीज इन एरिया। बट इसके रेडियस का क्या होगा, विल दैट इंक्रीज और नॉट? ठीक है ना। अगर मैं इसको लिखूं लेंथ l, ब्रेड्थ को लिखूं b और इसके रेडियस को मैं लिख देता हूं r, तो व्हाट विल हैपन, तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर L and B will increase, ये तो बात क्लियर है। लेकिन व्हाट अबाउट रेडियस? हाँ भाई, यानी गैसेस इंक्रीज के डिक्रीज? बिल्कुल करेक्ट। ऑल्सो द रेडियस विल इंक्रीज, ठीक है ना, क्योंकि उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, 2πr सर्कमफ्रेंस इंक्रीज होगा तो उसकी लेंथ को भी इंक्रीज होना होगा। तो बड़ी बड़ी बार क्या होता है ना, बच्चे ऐसा कर देते हैं कि सर यहाँ पर भी तो एयर है, तो यहाँ पर भी एयर है, तो ऐसे एक्सपेंशन हो रहा है तो नीचे की तरफ भी तो एक्सपेंशन हो सकता है, तो वो एक्सपेंशन उस तरफ क्यों नहीं होगा, उस तरफ ऐसे क्यों जाएगा, लेकिन उस तरफ ऐसे ही जाएगा, ठीक है। तो रेडियस विल इंक्रीज, इसको नहीं भूलना आपने, ठीक है। बाकी चीज़ें ठीक है। और एक है हमारे पास डेंसिटी के बारे में, पॉइंट नंबर 5। नाउ वी नो कि जिसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन व्हाट विल हैपन ऑन द डेंसिटी, क्योंकि मास तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। तो डेंसिटी के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, तो आप कहोगे कि सर जो डेंसिटी नहीं है दैट विल बी इक्वल टू द मास पर यूनिट न्यू वॉल्यूम। तो मास तो मेरा वैसे ही पहले जितना था उतना ही होगा, और जो न्यू वॉल्यूम है वो क्या होगा, गामा डेल्टा टी, ठीक है ना। m बाई वी कैन बी रिटन एज जो आपकी डेंसिटी थी पहले वाली, एंड दिस विल बी नाउ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद मैथमेटिक्स में एक बाइनोमियल थ्योरम करके चीज होती है, ठीक है ना। तो अगर आपने नहीं की हुई तो आप कंप्लीट कर लोगे उसको जल्दी ही। डेंसिटी इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी रेज टू द पावर -1। तो मैं यहां पर लिख दूंगा कि बाय बाइनोमियल थ्योरम because gamma is less than 1, rho dash is equal to this into 1 minus gamma। तो बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है बेटा, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, ठीक है, प्रोवाइडेड x इज लेस देन 1। ये आपके पास बाइनोमियल थ्योरम है। आपने कर लिया बाइनोमियल थ्योरम कंप्लीट, क्या नहीं किया अभी तक? बस, तो ये वाला हमने फॉर्मूला यूज किया और -1 को आगे ले गए, तो अब आपको पता चल गया कि डेंसिटी जो है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी बाय द फॉर्मूला दिस। चलो ठीक है, डेंसिटी भी रिड्यूस हो गई। थर्स्ट के बारे में नहीं हमने जाना। इसके बाद होता है हमारे पास अनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर।
डू यू नो दिस? अनोमलस पता है क्या होता है? नहीं, क्या कौन सी प्रॉपर्टी? डिफरेंट प्रॉपर्टी? डिफरेंट प्रॉपर्टी तो होती है, लेकिन व्हाट? चलो मैं बताता हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं। देखो मैं बताता हूँ। जनरली the volume increases with increase in temperature। अब ये तो हमने अभी अभी देखा, v डैश इज इक्वल टू v इंटू वन प्लस गामा डेल्टा टी। तो यू कैन सी कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा ही, देर इज नथिंग बिग डील। बट यहाँ पर एक नॉर्मलस बिहेवियर ऑफ वाटर हमें मिलता है। तो इन केस ऑफ वाटर it is seen that the volume decreases with the temperature, ठीक है ना, that the volume decreases with the temperature up to 4 degree centigrade। after 4 degree centigrade volume increases। होना तो ये चाहिए था कि आप 0 डिग्री के बाद ही टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर वॉल्यूम को इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन पानी के केस में 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वॉल्यूम डिक्रीज होता है, 0 से 4, तो वॉल्यूम और डिक्रीज हो जाता है, और 4 डिग्री के बाद उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो ये एक बड़ा अनोमलस बिहेवियर है, बिकॉज दिस शुड नॉट हैपन। तो आपके पास जो ग्राफ है वो ग्राफ कैसे बनेगा? तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे डेंसिटी, और यहाँ लिख देते हैं टेम्परेचर। लेट अस से दिस इज 4 डिग्री से। तो डेंसिटी के केस में क्या होता है? डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, डेंसिटी इज मैक्स। लाइक दिस। तो 4 डिग्री पर मैक्स होगा, उसके बाद डेंसिटी रिड्यूस होगी। डेंसिटी को रिड्यूस होना है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डेंसिटी शुड रिड्यूस, बट 0 to 4 डिग्री की अगर बात करो तो डेंसिटी विल इंक्रीज। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर मैं वॉल्यूम का ग्राफ बनाऊंगा यहां पर, ठीक है, तो ये बिल्कुल उल्टा बनेगा। लाइक दिस। तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन अप टू 4 डिग्री अगर मैं बात करूं, 0 to 4, तो वहां पर तो वॉल्यूम पहले रिड्यूस हो रहा है, तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। होना तो ये चाहिए था कि सिंस 0 डिग्री ही वो इंक्रीमेंट पे जाना चाहिए, बट वो इंक्रीमेंट पर नहीं जा रहा है। इज दैट फाइन? दिस इज अनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। बेटा कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, चलो। अनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। इसका जो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, तो वो क्या होता है कि जैसे इन टुंड्रा रीजन, तो टुंड्रा रीजन पता है क्या होता है? ज्योग्राफी याद है? टुंड्रा रीजन मतलब वो बिल्कुल नॉर्थ में, नॉर्थ पोल के पास में, ठीक है ना, जो रशिया के पास पड़ता है ऊपर, तो वहां पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो इन टुंड्रा रीजन, ठीक है, जो ओशियन है ना, द टॉप लेयर
ocean freezes but the water below it does not, and the oceanic life is sustained। ठीक है, तो टुंड्रा रीजन में ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो अभी हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स कि अभी मैं आपको बताऊं कि कैसा होता है। तो इसमें क्या होता है कि चल मैं बता ही देता हूँ, एक ही मिनट लग रहा है, वेट ए मिनट। देखो होता क्या है ना कि जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर ये एक समुद्र है, ओशन का लेयर है। तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर फिश है, यहाँ पे ठीक है, जैसी भी गंदी सी फिश बना रहा हूँ मैं, इज दैट फाइन? ठीक है, तो अब ये जो ओशोनिक लाइफ नीचे है पानी में, अगर ये बर्फ़ जमेगी तो ये मछलियाँ और ये सब बर्फ़ के अंदर जम जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो होता क्या है, देखो जैसे मान लो दिस इज द ओशियन, और इस ओशियन का एक सर्टेन टेम्परेचर है, लेट अस से लाइक 10 डिग्रीज है, ठीक है। तो इसकी टॉप लेयर का टेम्परेचर 10 डिग्री है, ध्यान से समझना बेटा, ठीक है ना। टॉप लेयर 10 डिग्री टेम्परेचर पर है। मान लो बाहर टेम्परेचर इतना लो हो जाता है कि वो 9 डिग्री चला जाता है टेम्परेचर। तो जब यहाँ से टेम्परेचर 9 डिग्री चला गया और यहाँ पर वो ऐसे हवाएं चलेंगी, तो लेट अस से दिस विंड इज एट 9 डिग्री सेंटीग्रेड, तो व्हाट विल हैपन, द टॉप लेयर विल कम एट 9 डिग्री टेम्परेचर। तो ओशियन के अंदर यहाँ पर चेंजेस हो जाएंगी। तो ओशियन के अंदर क्या होगा, टॉप लेयर आपकी 9 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगी, लेकिन नीचे वाली जो लेयर्स है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन होगी। अब हमें पता है कि टेम्परेचर के लो हो जाने पर डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो टेम्परेचर के डिक्रीज होने पर डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो 9 डिग्री वाला जो है पानी, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऑयल और वाटर के केस में ऑयल तैरता है क्योंकि डेंसिटी कम है, तो 9 डिग्री वाली जो लेयर है वो नीचे चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये 9 डिग्री वाली जो लेयर है इट विल मूव डाउन। तो बॉटम मोस्ट लेयर इसकी 9 डिग्री सेंटीग्रेड पर चली गई और टॉप मोस्ट लेयर फिर से 10 डिग्री सी हो गई। इज दैट फाइन? समझ आ रहा है? ठीक है ना, बस इसको समझ लेना, इंटरेस्टिंग है थोड़ा इसलिए बता रहा हूं। अब ये धीरे 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 करते हुए इसका सारे का सारा जो ओशियन है वो 9 डिग्री टेम्परेचर ले बैठेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक। दिस इज द प्रोसेस इन विच द कंप्लीट ओशन विल बिकम 9 डिग्री। धीरे धीरे अब मान लो कि 5 डिग्री टेम्परेचर तक यहां पर चला गया, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो आपके पास ये है ये भी पूरे का पूरा 5 डिग्री हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके आगे। लेट अस से कि जो ये मेरे पास टेम्परेचर था ये 5 डिग्री से रिड्यूस होकर 4 हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट, अब क्या होगा, अब मछलियों को ठंड लग रही है भाई, अब ये जो आ गया आपके पास ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट हो गया, लेकिन 4 डिग्री पर आपके पास प्रॉब्लम आ जाती है। 4 डिग्री पर प्रॉब्लम ये आती है कि डेंसिटी जो है वो उसकी मिनिमम होती है, सॉरी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री पे। तो ये वाला भी नीचे गया। तो मैंने क्या किया, एक स्टेप चलो और कर देते हैं, पूरा ओशियन अब 4 डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ लेट अस मूव टू 3 डिग्री, एंड नाउ ये वाली जो लेयर है ये 3 डिग्री की हो गई। अब बताओ, अब 3 डिग्री वाली जो लेयर है, अब हमें जो हमारा अनोमलस बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग 3 डिग्री पर जो लेयर है उसकी डेंसिटी कम है और 4 डिग्री वाले की डेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ पर गेम उल्टी हो गई, मतलब अब 3 डिग्री की डेंसिटी ज़्यादा है और 4 डिग्री की, सॉरी 4 डिग्री की ज़्यादा है, 3 डिग्री की कम है। अगर 3 डिग्री की कम है तो ये वाली लेयर नाउ इट विल रिफ्यूज टू गो डाउन। जैसे ऑयल है, पानी के ऊपर ही तैरेगा, वो पानी के नीचे तो जा नहीं सकता, तो 3 डिग्री भी पानी के नीचे नहीं जा सकता, तो 3 डिग्री ऊपर ही रह गया। अब उसके बाद इसने बाकियों का टेम्परेचर तो रिड्यूस किया नहीं, तो लेट अस से ये हो गया 2 डिग्री।
तो जो ऊपर वाली टॉप लेयर थी, अब इसका टेम्परेचर हो गया 2 डिग्री। नाउ क्या अब 2 डिग्री नीचे चला जाएगा? द आंसर इज नो। धीरे 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 जब हमारे पास यहाँ पर 0 डिग्री टेम्परेचर आया, तो ऊपर वाली लेयर ने कितना टेम्परेचर ले लिया? 0 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर अब आपकी बर्फ जमने लग जाएगी, लेकिन बर्फ के नीचे आपके पास पानी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा, तो वो 4 डिग्री होगा अभी भी। अब यहाँ पर जब उनको ऊपर से एक रजाई ले ली, तो नीचे मछलियाँ घूम रही हैं, फ्रिक्शन है, एनर्जी है, ये वो, तो उन सब चीज़ों के कारण द टेम्परेचर ऑफ दिस, जो कि 4 डिग्री था, दिस टेम्परेचर विल स्टार्ट राइजिंग, और ये तकरीबन तकरीबन 10 डिग्री तक चला जाएगा। समझ गए? तो ये आपके पास हो गया वार्म, ऊपर चली गई आइस, ये एक रजाई की लेयर होगी, आइस की लेयर उनके लिए, और उसके ऊपर बहुत ही लो टेम्परेचर चल रहे हैं। मान लो यहां पर टेम्परेचर अब हो जाए -20 डिग्री, तो भी हमें कुछ नहीं होगा। तो बर्फ की यहां पर लेयर जो है वो तो रहेगी ही। तो आपने कार्टून्स में देखा होगा, बाकी जगह पर देखा होगा कि वो बर्फ की लेयर के अंदर एक छेद करके मछलियां पकड़ रहे होते हैं। तो दिस इज द थिंग दैट इज हैपनिंग, क्योंकि आप जितनी मर्जी मोटी लेयर बना लो, उसके ऊपर आपकी कारें चल रही हैं, तब भी वो बर्फ टूटती नहीं है। तो उस बर्फ को ड्रिल से ड्रिल करके नीचे लेकर जाया जाता है, और वहां पर आप देखते हो तो आपको पानी मिलता है, जिसमें से मछलियां पकड़ी जा सकती हैं। ठीक है ना? तो ये होता है आपका ग्रीनलैंड में। ठीक है ना? यू कैन सी। सो दिस इज द फिनोमेना। बहुत ही तगड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल है किसका? द अनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। बेटा जी समझ में आ गया सब कुछ? हाँ भाई, इज दैट फाइन? लो जी, सो विद दिस बेटा आपका ये सारे का सारा चैप्टर खत्म हो चुका है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसकी जो 1 मार्क 2 मार्क की जो सब्जेक्टिव शीट्स हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, और जो इसकी डीपीपीज हैं वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो वो करनी होगी तो देख लेना। ठीक है ना? चलो जी, तो